स्कैबीज़, खुजली, ये एक कॉमन डिजीज़ है, डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ है, ये स्किन की बीमारी है जो आमतौर से लोगों में देखी जाती है। ये बेसिकली है क्या कि स्कैबीज़ इज़ ए कंटागियस स्किन इन्फेस्टेशन caused by mite सार्कोप्टिस स्कैबी। ये एक माइट होती है, एक कीड़ा होता है, एक जूं टाइप की होती है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इससे होता क्या है, इससे लीडिंग टू इंटेंस इचिंग एंड रैश, बहुत ज़्यादा खुजली होती है और रैशेस हो जाते हैं। ये होता क्या है, जो फीमेल माइट्स होते हैं वो स्किन के स्ट्रेटम कोर्नियम के अंदर बिल बना करके रहती हैं, इसके अंदर घुस के रहते हैं। जो हमारी खाल है, त्वचा है, स्किन है, उसके अंदर ये माइट्स बरो करती हैं, उसके अंदर घुस जाती हैं स्किन के अंदर, और वहाँ अपने ये अंडे देते हैं। ये अंडे देते हैं और ट्रिगरिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स, और ये इम्यून रेस्पॉन्स से फिर वो जो है कंपीट करते हैं। तो ये माइट है, इसकी वजह से स्कैबीज़ होती है। यहाँ अगर हम देखें, स्कैबीज़ एक जो स्किन डिजीज़ है, त्वचा की बीमारी है, जो एक बहुत छोटे कीड़े जो कि एक माइट होती है, सार्कोप्टिस स्कैबी, इसकी वजह से होती है। और ये कीड़ा त्वचा के अंदर, स्किन के अंदर घुसकर रहता है और वहीं ये अंडे देता है, और इससे बहुत ज़्यादा खुजली, दाने और जलन होती है, ख़ासकर रात में। तो यहाँ अब नोट, एक बहुत ज़रूरी नोट है, इसको आप देखें कि ये जो बीमारी है ये छूने से होती है, साथ सोने से होती है, कपड़े या तौलिया शेयर करने से होती है, और कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से, जहाँ किसी को स्कैबीज़ हो तो उससे छू जाने से भी ये बीमारी हो जाती है, उसकी संभावना रहती है। तो ये स्कैबीज़ है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें कि इसके अंदर क्या होता है, तो हम देखें कि जो ये माइट है, ये जो जूं है, ये स्किन के ऊपरी परत में घुसता है और यहाँ क्या करता है कि ये त्वचा के अंदर एक सुरंग जैसी लाइन बना लेता है, लाइन जैसी एक सुरंग सी बना लेता है, उसके अंदर घुसता है ये, और वहीं ये अंडे देता है। और ये जो है क्या करता है कि जो बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम है, जो जिसकी वजह से हमारी सुरक्षा होती है, उससे ये रिएक्ट करता है, और इसकी वजह से तेज़ खुजली होती है, बहुत तेज़ जो है इचिंग होती है, लाल दाने हो जाते हैं बॉडी पर जगह जगह, बहुत ज़्यादा रेडिश टाइप का हो जाता है, और पानी वाले छोटे छोटे फोड़े बन जाते हैं बाद में थोड़े से। कभी कभी उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो मवाद वगैरह हो जाती है। और इसको हम देखें तो खुजली जो है ये कीड़े से कम और शरीर की एलर्जी प्रतिक्रिया से ज़्यादा होती है। स्कैबीज़ होने की जो आम जगहें हैं वो कहाँ कहाँ होती है, उंगलियों के बीच में होती है, कलाई में, कोहनी में, बगल में, नाभि के आसपास जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जननांग हैं उनमें, और बच्चों में हाथ, पैर, सिर और चेहरा, इनमें भी स्कैबीज़ हो सकती है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो स्कैबीज़ की एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिए हैं, नॉलेज के लिए हैं। हालांकि ये पिक्चर्स किसी डायग्नोज के लिए आप क्लेम नहीं करने के लिए नहीं है, बस केवल नॉलेज के लिए और अवेयरनेस के लिए है। इस तरह का ये इसमें हो जाता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम देख लें तो ये इस टाइप का जो है इसमें आपको देखने को मिलता है, जो पाम में, हथेलियों में, उंगली के बीच में जी, और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके आसपास या घुटने के नीचे, कहाँ, मतलब इस टाइप से आपको ये इसके बीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, और ये कुछ बच्चों में हैं, कुछ इस टाइप का रेडिश टाइप का हो जाता है। और आप देखें कि ये जो जननांग हैं इनमें भी इस टाइप के दाने और रेड रेड जो है दाने हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया पहले कि दीज पिक्चर्स आर फॉर सम अवेयरनेस एंड बेसिक नॉलेज ओनली,
और these cannot be claimed for any type of diagnosis for treatment. It is advised to consult a doctor. तो ये स्कैबीज़ है। तो हम इसको देखें कि स्कैबीज़ फैलता कैसे है। मैंने आपको बताया कि जो हम कोई कपड़ा शेयर करते हैं या कोई टॉवल शेयर करते हैं या आपस में छूने से या सोने से एक साथ में या जो इस तरह की वजह से भी ये स्कैबीज़ फैलता है। तो मैंने आपको बताया कि त्वचा से सीधा संपर्क, इसकी वजह से स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर होता है तो भी स्कैबीज़ हो सकती है। एक ही बिस्तर पर सोना, ये हो सकता है, स्कैबीज़ हो सकता है। कपड़े, टॉवल, चादर शेयर करना और हॉस्टल, स्कूल, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना, इसकी वजह से स्कैबीज़ हो सकता है। स्कैबीज़ के लक्षण आपको बताएं मैंने कि रात में बहुत तेज़ खुजली होती है, छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं, त्वचा पर पतली टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है, खुजलाने से घाव हो जाता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है। बच्चों में इस खुजली की वजह से जो है चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, ये सब आम चीज़ें हैं, हो सकती हैं। अब हम बात करें इलाज क्या है इसका, हम इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको मैनेज करें। तो बेस्ट मेडिसिनल ट्रीटमेंट इसका जो होता है, जो सबसे पहले जो फर्स्ट चॉइस इसका जो दवाई है वो है परमेथ्रिन। परमेथ्रिन 5% क्रीम, परमेथ्रिन 5% क्रीम। यहाँ क्या है कि इस जो परमेथ्रिन का जो लगाने का तरीका है, ये क्रीम में और लोशन में भी आता है। तो इसको क्या करते हैं कि हफ्ते में केवल वीक में एक बार ही इसको लगाया जाता है और रात को पूरे शरीर पर, गर्दन से लेके पैर तक, चेहरे पर नहीं लगा दे, चेहरे पर को नहीं लगाना है, गर्दन से पैर तक इसको लगाते हैं और 8 से 12 घंटे तक इसको लगे रहने देते हैं। और जब तक जो है इसको लगा है, क्रीम लगा हुआ है, तब तक आपको हैंड वॉश भी नहीं करना है। अगर आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, तो उसके बाद फिर अगर जैसे आप हाथ वगैरह धोएंगे तो फिर से आकर उस पर फिर से क्रीम लगा लेनी है उस उतने एरिया पे। तो ये 7 दिन में तक, मतलब 7 दिन में एक बार लगाना होती है और 7 दिन के बाद फिर दोबारा इसको लगाना होता है, जो ज़रूरी होता है इसको। और घर के जो भी लोग हैं, अगर एक किसी घर में किसी एक पर्सन को बीमारी हो गई है तो उसका बेस्ट तो ये है कि जो घर के सभी लोग हैं वो सभी लोग इसको एक साथ लगाएं, जिससे कि क्योंकि ये परमेथ्रिन क्या करता है, इसके जो माइट होता है इसको किल करता है। और अगर किसी परिवार के किसी और में पर्सन में भी अगर ये हो गया है तो वो भी अगर सब एक साथ लगाएंगे तो सबका ही एक साथ ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद जो भी कपड़े हैं, चादर हैं, जो भी टॉवल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको गर्म पानी से उसको धो देना है। तो एक दिन 7 दिन में केवल एक बार इसको लगाना होता है। लगाने के बाद में हम इसको देखें कि इसमें क्या क्या, जैसे कि परमेथ्रिन लोशन 5% लोशन ये आता है। मैंने ये किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है कि ये परमेथ्रिन लोशन भी आता है, किसी भी कंपनी का मिल सकता है। और ये इस टाइप के लोशन भी आते हैं जो है परमेथ्रिन, अलग अलग कंपनीज़ के परमेथ्रिन लोशन आपको मिल जाएंगे। और ये कुछ क्रीम भी आती हैं, परमेथ्रिन क्रीम जो है आती हैं, अलग अलग कंपनीज़ की मिल जाएंगी। तो ये 5% लोशन या 5% क्रीम जो आती हैं, इस सारा क्रीम को, लोशन तो 2-3 बार तक यूज़ हो सकता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन जो क्रीम है वो पूरी की पूरी क्रीम एक ही बार में लगानी होती है। और पूरा लगाने के बाद में उसको फिर 8-10 घंटे या 8 से 12 घंटे तक उसको लगे रहने देना है और इसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में उसको नहा लेना है। इसके लिए कुछ साबुन भी यूज़ करनी है, तो साबुन भी परमेथ्रिन की ही आती हैं, तो परमेथ्रिन की सोप यूज़ करनी है। तो हाँ, ये सब क्रीम वगैरह यूज़ करनी है। उसके बाद में ओरल, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, अगर लग रहा है कि ज़्यादा बीमारी है, तो फिर ओरल भी ले सकते हैं मेडिसिन। उसमें एक टैबलेट आती है, आइवरमेक्टिन टैबलेट। आइवरमेक्टिन टैबलेट जो है ये भी हफ्ते में एक बार ली जाती है या 7 से 14 दिन के बाद इसको रिपीट डोज करना होता है। और ये अलग अलग डोज में आती है, इसलिए डोज मैंने लिखा नहीं है। एडल्ट डोज में जो है वो 12 मिलीग्राम में है, बच्चों में कुछ 6 मिलीग्राम है, कुछ अलग अलग डोज हैं। ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो ये आइवरमेक्टिन टैबलेट लेते हैं
तो अगर हम जो है क्रीम लगाते हैं या लोशन लगाते हैं और आइवरमेक्टिन टैबलेट लेते हैं तो ये बहुत आसानी से ये ख़त्म हो जाता है। तो यही हम देखें कि जो कुछ आइवरमेक्टिन टैबलेट हैं ये आती हैं, कुछ और बहुत सारी कंपनी की आपको मिल जाएंगी जो है। और आइवरमेक्टिन जो टैबलेट है वो जो अल्बेंडाजोल के कॉम्बिनेशन में भी आती है जो है, तो इसको लेंगे। खुजली के लिए, अगर खुजली ज़्यादा है तो खुजली के लिए, खुजली को ख़त्म करने के लिए जिससे कि ईचिंग ना हो, उसके लिए एंटी हिस्टामाइन सिरप वगैरह लेते हैं, टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, जैसे कि सेट्रिजीन है, कैलेमाइन लोशन है, दिन में लगा सकते हैं उसको। तो ये खुजली के लिए लेते हैं जिससे खुजली ख़त्म होती है। तो ये ट्रीटमेंट है इसका। और जो सेट्रिजीन भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जो सेट्रिजीन है ये एक ओवर द काउंटर OTC ड्रग है। और एंड प्रेस्क्रिप्शन एंटीहिस्टामाइन टैबलेट यूज टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज एंड हाइव्स। It works by blocking histamine, a natural substance the body produces during an allergic reaction। क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन जब होती है तो हिस्टामिन जो है प्रोड्यूस होता है और उससे जो एलर्जीज़ होती हैं और हाइव्स बन जाते हैं, उससे दाने बन जाते हैं, और उनको ठीक करने के लिए सेट्रिजिन लेते हैं खुजली को ठीक करने के लिए। तो ये इसके बीच में लेते हैं। दूसरा, अगर क्योंकि सेट्रिजिन जो है वो थोड़ा सा उसके खाने से जो सेडेशन आता है, कुछ चक्कर वगैरह आने लगते हैं उससे खाने से, तो सेडेशन ना आए तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। हम सेट्रिजिन अगर नहीं लेना चाहते तो ब्लास्टीन टैबलेट ले सकते हैं। ब्लास्टीन जो है 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, अगर एडल्ट है तो 20 मिलीग्राम जो है BD ले सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में ले सकते हैं। ब्लास्टीन जो है एंटीहिस्टामाइन टैबलेट है, यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस, हे फीवर, स्नीजिंग, रनी नोज, इची आइज एंड क्रोनिक अर्टिकेरिया, हाइव्स, इचिंग, रैशेज। It is a second generation non-sedating antihistamine that works by blocking histamine receptor in the body। तो ये भी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन है और ये नॉन सेडेटिव है, और इसको भी ले सकते हैं। अगर सेडेशन है, कोई किसी को अगर ट्रैवल करना होता है, किसी को कुछ ऐसा काम मशीन पे काम करना होता है, तो वो सेट्रिजिन ना ले क्योंकि उससे चक्कर आते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी मेडिसिन लेना ज़रूरी है खुजली के लिए जिससे कि सेडेशन ना हो, चक्कर ना आए, तो उस तरीके से मेडिसिन लेना ज़रूरी है। तो ये अब हमें ये देखना है कि क्या हमें इसमें नहीं करना है। तो क्या हमें इसमें नहीं करना है, क्योंकि आमतौर से लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि खुजली सी हो गई है या कुछ दाने से हो गए हैं तो कुछ भी लगा लेते हैं। लेकिन स्किन की बीमारी में क्या है, स्किन की बीमारी को ठीक तरीके से डायग्नोज करना, उसको पहचानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे बैट्रोनोवेट आमतौर से मिल जाती है, नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं करना है, नहीं यूज़ करना है इसको। क्वाडिडम इसको नहीं यूज़ करना है इसमें। पहले देखें बीमारी क्या है, मतलब कोई भी दवाई जो है खुजली की दवा को छोड़कर, क्यों सेट्रिजिन वगैरह क्या है OTC ड्रग्स हैं, इनको छोड़ करके कोई भी दवाई, कोई भी क्रीम बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी। तो हमें पहले बीमारी को पहचानना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसका इलाज करें, उसी के बाद उसको मैनेज करने का सोचें। तो ये हमें ये नहीं करना है। और जो मैंने आपको बताया, इसमें जो है वीकली, एक हफ्ते में एक बार क्रीम या लोशन लगाना है। फिर इसके बाद जो है अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो टैबलेट ले सकते हैं आइवरमेक्टिन, वो भी हफ्ते में एक बार लेनी है। और अगर खुजली ज़्यादा है तो हम सेट्रिजिन ले सकते हैं, अगर ट्रैवल नहीं करना है या कोई ऐसा काम नहीं करना, मशीन वगैरह पे काम नहीं करना है। लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं या मशीन वगैरह पर काम करते हैं तो उनको नॉन सेडेटिव जैसे कि ब्लास्टीन टैबलेट ले सकते हैं। तो और जो नहाना है, वो भी नहाने के लिए भी एक परमेथ्रिन सोप आती है, साबुन आती है, वो भी उसमें उसको नहाने के लिए भी उसी को यूज़ करना है। ये सब हमें करना है इसके बीज के केस में। तो अगर हम यहाँ देखें कि कुछ नेचुरल या होम ट्रीटमेंट भी हैं, ये केवल सपोर्ट के लिए हैं, सपोर्ट के लिए हैं, कोई इलाज नहीं है प्रॉपर, ये इलाज का विकल्प नहीं है, सिर्फ मददगार है। मैंने आपको बताया जैसे कि नीम, तो नीम की पत्तियों को उबाल कर नहा लें, भी अच्छा, क्योंकि एंटीबायोटिक तो है ही नीम जो है। और ये नीम की पत्तियों को उबाल कर नहा लें, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। नीम का तेल डाइल्यूट करके लगा सकते हैं। हल्दी को यूज़ कर सकते हैं, हल्दी और जो नारियल को मिक्स करके दानों पे लगा सकते हैं। एलोवेरा जो है वो खुजली या जलन को कम करता है। ट्री ऑयल, इसको बहुत डाइल्यूट करके, डायरेक्ट नहीं, इसको डाइल्यूट करके लगा सकते हैं।
तो ये हम कर सकते हैं, ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरल सपोर्ट के लिए है, होम ट्रीटमेंट है। वहीं बचें कैसे इससे, कैसे बचें, कैसे इसको, अगर किसी को बीमारी हो गई है तो एक तो सबसे तरीका ये है कि जो क्रीम लगानी है या लोशन लगाना है तो सभी घर वालों के लिए एक साथ लगाएं, क्योंकि आमतौर से ये सेफ़ मेडिसिन मानी जाती है, वो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह इतना दिखता नहीं है। हालांकि जब भी लें, अगर लग रहा है कि कोई एलर्जिक या इचिंग वगैरह ज़्यादा परेशानी हो गई है तो उसको ना यूज़ करें या डॉक्टर की सलाह लें। तो सभी घर वालों का इलाज एक साथ करें, सभी घर वालों का इलाज एक साथ करें। दूसरा इसमें क्या है कि जो कपड़े हैं, चादर है, टॉवल है, इन सब को गर्म पानी में धोएं, धूप में सुखाएं, नाखून छोटे रखें, खुजलाने से बचें और इलाज को पूरा करें, बीच में ना छोड़ें। तो ये प्रिवेंशन है स्कैबीज़ से। तो ये बड़ी हालांकि ट्रीटेबल है, बहुत आसानी से ठीक भी हो जाती है, लेकिन है बहुत ख़राब बीमारी, घातक बीमारी है, तो इससे बचना ज़रूरी है। कुछ चीज़ याद रखने के लिए क्या है कि स्कैबीज़ जो है ये गंदगी से नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि गंदगी से होती है, ये गंदगी से नहीं होती है, ये एक इन्फेक्शन है, ये संक्रमण है, संक्रमण से होता है। कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह जाने पे या किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने जिसके को स्कैबीज़ है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा है कि आमतौर से लोग बाल कटाने ले जाते हैं, तो वहाँ पे जो बार्बर्स होते हैं, नाई वगैरह होते हैं, वो दूसरे लोगों के यूज्ड टॉवल्स यूज़ करते हैं। तो बेटर है कि अपना टॉवल ही लेके जाए साथ में, अपना ही यूज़ करें, अपना हैंकी, अपना रुमाल यूज़ करें, दूसरे का टॉवल यूज़ ना करें। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है इससे बचने के लिए। क्योंकि ये जो बीमारी है वो साफ व्यक्ति को भी हो सकती है। सही इलाज जो है से अगर बिल्कुल ठीक इलाज किया जाए इसको क्रीम प्रॉपर लगाई जाए और वही वीकली, और ज़्यादा परेशानी है तो उसको मेडिसिन, ओरल मेडिसिन भी ली जाए, तो ये 2-3 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाती है। 2-3 हफ्ते में ये पूरी तरह ठीक हो जाती है। और खुजली अगर है तो खुजली के लिए मैंने आपको बताया सेट्रिजिन या ओटीसी ड्रग्स ये ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, खुजली या इलाज के बाद कुछ दिन रह सकती है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इलाज के बाद जो है कई बार क्या है, दाने दाने से रह जाते हैं, लेकिन ठीक पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, क्योंकि माइट्स मर जाते हैं, माइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं। इसके लिए आपका जो है, हाँ, आपको ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। और मैंने आपको बताया कि ये महत्वपूर्ण सूचना इसमें क्या है कि ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी, नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाई गई दवाओं का जो स्वयं उपयोग, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हर रोगी की स्थिति अलग होती है और इसलिए किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। बिना चिकित्सक की सलाह के दवा का गलत उपयोग हानिकारक हो सकता है और यह वीडियो किसी भी प्रकार से चिकित्सकीय परामर्श का विकल्प नहीं है। तो इसको मैंने आपको बताया, ये केवल नॉलेज के लिए है, आप इसको देखें। और इस तरह की एक अच्छी और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।